बिहार की धरती, जहां पर संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने विहार किया और उनके विहार से, उनके पावन पदस्पर्श से, उनके तप से ये धरती पुण्यों से भर गई। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के और वर्तमान में भी ज्ञात इतिहास में करीब पिछले 100-200 साल पहले तक बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज भी आर्थिक दृष्टि से हो सकता है थोड़े से पिछड़े हैं लोग बिहार के, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से आज भी बिहार के लोग बहुत आगे हैं। धर्म के प्रति अपार आस्था है, नैतिकता के उच्च आदर्श आज भी यहां के लोगों के जीवन में है। ये मेहनत करके मजदूरी करेंगे। आज पूरे देश के निर्माण में बिहार के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। मजदूरी कर लेंगे, खेती कर लेंगे, लेकिन मेहनत करके जीना चाहते हैं। यहां की धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, श्रमनिष्ठा, अध्यात्मनिष्ठा आज पूरे देश में विख्यात। बहुत से आदर्श अतीत में बिहार ने बनाए और यहां के लोगों के दिमाग तो इतने तेज हैं, आज भी शायद भारत में सर्वाधिक यदि आईएएस आईपीएस ऑफिसर किसी राज्य के हैं तो बिहार प्रदेश है। तो आप बौद्धिक दृष्टि से बहुत उन्नत हैं, आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सबल हैं, धार्मिक दृष्टि से भी आप प्रखर शिखर पर हैं, और जहां तक ये आर्थिक कमजोरी का प्रश्न है उसको भी दूर कर लेंगे। मैं जब अपने भारत को देखता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब जाति, सब वर्ग, सब मजहब के भाई बहनों को, अपने देश की समृद्धि को, अपने देश की शक्ति को, ताकत को, और इस देश के जो प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इतना महान ये भारत, इतना धनवान ये भारत, इतना चरित्रवान ये भारत, इसकी दुर्दशा हुई क्यों? आज जैसे बहुत भाइयों को यहां पर आमंत्रित किया गया, एक बुजुर्ग जिनको अभी यहां मंच पर नहीं बुलाया गया, मेरे पास में कमरे में आए। उनका नाम जगत नारायण सिन्हा था। बोले, बाबा जी मैं 1 लाख रुपए का दान देना चाहता हूं, मैं करीब 80 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन मेरे दिल में, मेरी आंखों में एक सपना है कि मैं दुनिया में से जाने से पहले इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता हूं, बस यही मेरी आंखों का सपना है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा कब? जब ये काला धन आएगा तब, ये जब ये भ्रष्टाचार मिटेगा तब, जब ये साम्राज्य व्यवस्था का अंत होगा तब। अभी हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल रजाक अंसारी जी, मैं देख रहा हूं, जो देशभक्त, जो जनोनी पराक्रमी, जो ऊर्जावान, जिनके दिलों में स्वर्णिम भारत का सपना है, ऐसे मुसलमान भाई बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और दूसरे, मैंने आज अपने अब्दुल भाई को भी सुना तो लगा आज केवल हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस पूरे आंदोलन के साथ में दिल, दिमाग, आत्मा से जुड़ चुका है। काला धन आने से मुझे क्या मिलने वाला? भ्रष्टाचार मिटने से मुझे क्या मिलेगा? हां, मुझे मिलेगी खुशी, क्योंकि जब ये काला धन आएगा, जब भ्रष्टाचार मिट जाएगा और ये साम्राज्यवादी, ये सामंतवादी, अधिनायकवादी, ये भौतिकवादी, ये भोगवादी, ये ग्लोबलाइजेशन का जो कुचक्र है, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा और धरती पर भगवान का, सत्य का, न्याय का साम्राज्य होगा। इंद्रम वर्धंत अप्त्रः कण्वन्त विश्वमार्यम अपघ्नन्त रावणाः मा वस्तेन ईशता। आदर्श जीवन होंगे हमारे, आदर्श परिवार, समाज और आदर्श राष्ट्र होगा।
कितना अच्छा होगा। 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन होने वाला है, ऐतिहासिक तो इस अर्थ में कि आज तक ज्ञात इतिहास में देश ही नहीं दुनिया में जितने आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या इस बार 9 अगस्त को दिल्ली में पहुंचने वाली है। करोड़ों लोग एक साथ खड़े होंगे और निर्णायक इस अर्थ में अब या तो ये सरकार काले धन को वापस लाने के लिए प्रामाणिक कदम उठाएगी, भ्रष्टाचार को मिटाएगी, इस साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण मानवतावादी व्यवस्था की स्थापना करेगी। नहीं तो देश के लोग हम कहेंगे जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो अब इस सरकार का फिर सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार। कैसा कि भाई अब वर्तमान केंद्र सरकार का जो नेतृत्व कर रही है पार्टी और उसमें जो सम्मिलित पार्टी है उनके कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो, उनको अपने यहां बुलाना बंद कर दो। देश में कहीं पर भी कोई भी फंक्शन हो सरकार के प्रतिनिधियों को लोग बुलाना बंद कर दें, उनके यहां जाना बंद कर दें और वोट का वक्त हो तो उनको वोट देना बंद कर दें, तो इनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाए। यदि इन आजादी के 65 वर्षों में काले धन की अर्थव्यवस्था ना खड़ी होती तो देश की जीडीपी आज 10 गुना ज्यादा बड़ी होती, देश का निर्यात 10 गुना ज्यादा होता, प्रति व्यक्ति आमदनी 10 गुना ज्यादा होती, देश की बचत करीब 2 गुना ज्यादा होती, देश की विकास दर 2 गुना ज्यादा होती और डेफिसिट की बजाय भारत सरकार सरप्लस में होती। फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हमारी रैंकिंग डाउन नहीं करता, फिर हमारे रुपए का अवमूल्य नहीं होता, बल्कि रुपए, डॉलर और पाउंड तीनों की कीमत बराबर होती है। यदि भ्रष्टाचार और काले धन की यह अर्थव्यवस्था खड़ी ना होती। गलत आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण से घोटाला, हवाला, चारों तरफ तबाही मची हुई है। विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 1.5 की नहीं होती। 18वीं शताब्दी में करीब 25% भागीदारी थी भारत की विश्व की जीडीपी में, आज 1.5 की भागीदारी है। ये मैंने आपको 2 मिनट के भीतर करीब 10 बड़ी बातें बताई, लेकिन अब इनको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ये सब इस पत्रक में बताई गई है कि 65 वर्षों में काला धन जमा ना होता तो क्या होता, तो सबको समझाना, सबको बताना। जब सब सुनेंगे, सब जागेंगे, सब समझेंगे और खड़े हो जाएंगे। सबके भीतर आत्मा है, वही आत्मा जो आपके और मेरे भीतर है। जब मेरी आत्मा को बोध हुआ इस अन्याय का, इस शोषण का, इस पाप का, ये जो गैर बराबरी चल रही है, जो लूट मची हुई है, जब मैंने देखा मेरा वतन बर्बाद हो रहा है तो मैं जगा। जब मेरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को पता लगेगा उसका देश लूट रहा है तो वो हिंदुस्तान का व्यक्ति ऐसे ही जगे जैसे मैं जगा हूं, जैसे आप जगे। बस उसको बताने की जरूरत है, जाग जाएगा अपने आप। सबके भीतर आत्मा है और आत्मा में हमेशा पुकार उठती है उस परमात्मा की, सत्य की, और उस सत्य की जब आवाज पुकार उठती है तो आदमी उसी तरफ हो लेता है। और यही धर्म है, यही कर्तव्य है। जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मिलती हो, उधर कदम आगे नहीं बढ़ाना। जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति, साम्राज्य मिलता हो, उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाना। और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे, चाहे सारी दुनिया की विपत्तियां क्यों ना आती हो, उधर कदम जरूर बढ़ाना। यही तो जीवन है। बाकी कायर, कमजोर और बुज़दिल होकर के पाप, अनाचार करना, दुराचार करना, भ्रष्टाचार करना, दूसरों का हक मारना, अन्याय करना, ये कोई मानवता? ये तो मनुष्य के जीवन में वो नरक भोग रहे। धन और दौलत ये जीवन की सच्ची संपत्ति नहीं, आत्म संतुष्टि, आत्म गौरव। आदमी जब बुरा करता है ना तो उसकी आत्मा उसको बहुत मारती है, उसको बहुत कोसती है। तू पापी है, तू नीच है, तू अधम है, मत कर ऐसा। भाई बहनों, हमारे अब्दुल भाई कह रहे थे कि बाबा जी ने कहा है कि जब हमारे पास में 10-20 लाख रुपए भी सरकार को ज्यादा दिखते हैं तो छापा मारती है। हमें सरकार के पास में करीब 100 करोड़ नहीं, 200-500 करोड़ नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, सरकार के गलत आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण से हमें करीब 1000 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर गलत तरीके से चल रहा है, उसमें सारा कारोबार।
तो जब सरकार हमसे 10-20 लाख रुपए का हिसाब पूछ सकती है, तो क्या ये 1000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब हम सरकार से नहीं पूछ सकते? बोलो। जब सरकार हमसे हमारे 1 लाख रुपए का भी हिसाब पूछ सकती है, आपके पास में जेब में 1000 रुपए भी मिले ना, तो सरकार पूछे कि कहां से लेकर के आए। और इस देश में करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चल रही है। आप बताना, गोल्ड में करीब 300 लाख करोड़ रुपए, शेयर मार्केट में करीब 100 लाख करोड़ रुपए, स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में करीब 340 लाख करोड़ रुपए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जिसको वायदा बाजार कहते हैं उसमें करीब 177 लाख करोड़ रुपए, माइनिंग सेक्टर में करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में करीब 100 लाख करोड़ रुपए, रिटेल मार्केट में करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए, राजनीति में जिससे इस देश का पूरा लोकतंत्र, भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र और नोट तंत्र का रूप ले चुका है, उसमें करीब 15 लाख करोड़ रुपए, और हेल्थ, एजुकेशन एंड ड्रग्स में करीब 30 लाख करोड़ रुपए, नक्सलवाद में करीब 1 लाख करोड़ रुपए। और बात खतरनाक है, जो 12वीं बात बता रहा हूं, वह नकली करेंसी करीब 1 लाख करोड़ रुपए, जो 1 लाख करोड़ रुपए जब घूमता है मार्केट में, तो एक नोट 50 जगह जाता है। ये पूरी वर्ल्ड, ये तो अर्थव्यवस्था का यथार्थ है। अब एक आदमी के पास में यदि 100 रुपए या 500 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए का सब्जी खरीदता है, फिर सब्जी वाला उससे कपड़े खरीदता है, फिर कपड़े वाला उसको, जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री उसको देता है, फिर वो कपड़ा बनाने वाला उसको मजदूरों को देता है, फिर वो मजदूर फिर उस किसान को देते हैं जो कपास पैदा करता है, फिर वो कपास पैदा करने वाला फिर वापस उसको जो है मोटरसाइकिल खरीदने वाले को देता है, मोटरसाइकिल वाला फिर उसको जो है मोटरसाइकिल के रॉ मटेरियल जिससे आता है वो लोहा माइनिंग वालों को देता है, माइनिंग वाले फिर उसको मजदूरों को देते हैं। ऐसे वो पैसा एक नोट साल में 50 जगह घूमता है। नकली करेंसी आतंकवादी और हमारे दुश्मन देश, जो सबसे बड़ा पड़ोसी दुश्मन हमारा पाकिस्तान देश के अंदर, क्योंकि जो हमें कागज स्याही और नोट छापने वाली मशीन सप्लाई करता है, वही देश पाकिस्तान को कागज स्याही और मशीन सप्लाई करता है। उसी से हम छापते हैं, उसी से वो छापते हैं। वो सारी की सारी नकली करेंसी हम पकड़ भी नहीं सकते, इस कदर देश में घुसी हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए, उससे 50 लाख करोड़ रुपए की देश की अर्थव्यवस्था चलती, तो इतनी खतरनाक है। हम कहते हैं भाई, ये सारी आर्थिक जो गड़बड़ी चल रही है, उसका कारण है बड़ी करेंसी, उसका कारण है बैंकिंग सिक्रेसी के लॉज, उसका बड़ा कारण है हवाला और घोटाला, उसका बड़ा कारण है गोल्ड, उसका बड़ा कारण है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट तंत्र। इन 5 चीजों को सरकार ठीक कर ले, तो ये हिंदुस्तान फिर से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बन सकता है, और हम इसको बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के आज जाएंगे। ये बातें बहुत गहरी हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था के बारे में इस देश के अंदर इतनी अज्ञानता है, इग्नोरेंस। जैसे इस देश को हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, जैसे इस देश को न्यूट्रिशन एजुकेशन की जरूरत है, ऐसे इस देश को एंटी करप्शन एजुकेशन की जरूरत है, एंटी ब्लैक मनी एजुकेशन की जरूरत है। और सरकार वो एजुकेशन दे या ना दे, हमने देश के 121 करोड़ लोगों तक बात पहुंचा दी है। और 9 अगस्त के आंदोलन के पहुंचते पहुंचते तो फिर से पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा, और ये भ्रष्ट और बेईमान बेनकाब होंगे। क्या परिवर्तन, कैसे आगे बढ़ेगा और देश को क्या मिलेगा, जरा सोचना। देखो, अब हमें एक ही कड़ी को मजबूत करना। जनता तो पूरी साथ में, जनता तो कहते बस बाबा अब तो बस इंतहा सारी गलत चीजें बढ़ रही हैं, अब तो इंतहा हो चुकी है, अब तो सबको लगता है ये पाप अब खत्म होना चाहिए। जनता तो पूरी साथ में है, बस कुछ लोगों को निष्ठावान, पराक्रमी, सात्विक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभानी है। एक आदर्श कार्यकर्ता की भूमिका निभाना, जनता तैयार है परिवर्तन के लिए। देखो, अपने देश में बहुत बड़ी क्षमता है। आज हिंदुस्तान में लोग यात्रा करते हैं तो कितना बुरा हाल है। आप सब चल के आए हो ना? कैसे चल के आए थे? बोलो, बस से, ट्रेन से,
ट्रेन में देखा एक दूसरे के ऊपर आदमी लदे पड़े हैं, क्या व्यवस्था है। आधा देश बाढ़ में, आधा देश सूखे में मर रहा है, परवाह नहीं। हिंदुस्तान में यदि रिवर लिंकिंग से लेकर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट का हम काम ठीक कर लें तो हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी 3 गुना हो सकती है और हिंदुस्तान को बाढ़ और सूखे से हमेशा के लिए राहत मिल सकती है। पहले कहते थे हमारा देश सदाचार में सबसे ऊपर है, हमारा देश पवित्रता में सबसे ऊपर है, ये भगवान का देश है। ये भगवान का नहीं, ये कूड़ा कचरा का देश हो गया है। ये सदाचार का देश जो सदाचार में और पवित्रता में सबसे ऊपर था, आज वो भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर हो गया है। भ्रष्टाचार में, गंदगी में है। और देश के अंदर टैक्सेशन सिस्टम इतना जटिल, 50 से 70% बेसिक प्राइस के ऊपर चीजों का मूल्य बढ़ा दिया गया है। आज देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट होता जा रहा है और नोकिया जैसी कंपनी एक दिन में 20-20 लाख मोबाइल बनाती है, सारा देश का पैसा लूट के ले जाती है। हमारे घरों में मोबाइल से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, कहने को हिंदुस्तानी, सिर में साबुन लगाते हैं या शैम्पू लगाते हैं तो विदेशी, क्रीम पाउडर लगाते हैं तो विदेशी, कोलगेट, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट विदेशी, आंखों पर चश्मा रेबान का विदेशी, हाथ में घड़ी विदेशी, कपड़े विदेशी, फिर जो है हमारा पेन विदेशी। ये तो मैं स्वदेशी प्रयोग करता हूं, घड़ी भी लोगों की विदेशी, मेरी स्वदेशी है। ताकि है विदेशी घड़ी, विदेशी पेन, विदेशी जूते, विदेशी चप्पल, विदेशी कार, हम हो गए बेकार। आज संकल्प लेकर के जाना है कि हमें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हमारी सरकारें ओहो इन्होंने तो, ये तो विदेशी कंपनियों की एजेंट बनकर के काम कर रही है। हमारी सरकारें क्या है? विदेशी कंपनियों की एजेंट की तरह काम कर रही है सरकार। और हमारे प्रधानमंत्री तो एफडीआई में वॉलमार्ट का ऐसे जो है वो कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं। वो कहते हैं कि उससे 25,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ आ जाएगा। अरे काला धन दे दो, 1 लाख करोड़ नहीं, 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को मिल जाएगा। एफडीआई की जरूरत कहां? वो एफडीआई आने से तो करीब 4 करोड़ लोगों का रोजगार छिनेगा, 4 करोड़, और उसके साथ जुड़े हुए 5 और व्यक्ति, 20-25 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और काला धन वापस आने से सबकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। अभी हमें आरक्षण का झुंझुना पकड़ा देते हैं। झुंझुना समझते हो ना? झुंझुना समझते हो? वो बच्चे ले लेते हैं ना ऐसे ऐसे और थोड़ी देर के बाद वो झुंझुने में कुछ है तो है नहीं ना, बहकाने के काम आता है। तो ये आरक्षण का झुंझुना हमको पकड़ा दिया है। किसमें आरक्षण? शिक्षा में। किसने आरक्षण? नौकरी में। 400 लाख करोड़ रुपए हमको दिला दीजिए, इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन जाएंगे और इतने उद्योग बन जाएंगे, अपने देश के बच्चों को हम रोजगार दे पाएंगे, उनको सबको पढ़ा पाएंगे और दुनिया के लोग भी हमारे वापस आकर के ऐसे ही पढ़ पाएंगे जैसे तक्षशिला, नालंदा में पढ़ा करते। अब सबको आरक्षण का झुंझुना पकड़ा रखा है। ये काला धन वापस आएगा तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने बन जाएंगे कि किसी को रिजर्वेशन की जरूरत, जैसे कनाडा में, जैसे अमेरिका में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे यूके में, वहां प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो या किसान का, सबका एक ही जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे। ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता? काम वहां काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते, चाहे सऊदी अरबिया, चाहे इराक हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, काम करने वाले आदमी नहीं मिलते, इसलिए पूरी दुनिया के लोग वहां रोजगार करने के लिए पहुंच जाते। हमारे यहां पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्री लगा सकते हैं हम, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगा लो आप, खिलौने की इंडस्ट्री लगा लो आप। पूरी दुनिया में आज जैसे चीन का सामान 25 से 80% तक दुनिया के मार्केट को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उस ऐसी अपनी नीतियां बना दो कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराओ, किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध कराओ। ये इस तरह से पूरे देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो पूरा ताना बाना है, ढांचा वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। अपने देश का एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाएगा। आज देश की हालात इस तरफ से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से
इस कदर देश के अंदर गदर मचा हुआ है और पूरी दुनिया में भारत की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है। भारत यदि अपने भीतर ताकत इकट्ठी कर ले तो भारत जैसा तो मुल्क आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अपने देश में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। कितनी? 20,000 लाख करोड़ रुपए की, करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। पूरे डेटा के साथ हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं भारत गरीब है। भारत गरीब नहीं है, भारतीय गरीब नहीं है, इसको तो गरीब बनाया गया है षड्यंत्र करके। तो ये सारा जो पर्चा है ना, ये याद कर लेना, खाली पढ़ना ही नहीं। हां, जिनका थोड़ा सा ज्यादा याद नहीं होता है जल्दी, तो गांव गांव में जाके यही बातें सुना देना सबको। अब क्या करना है, ये जाकर के सबको सुनाना, सबको बताना। ये बोलते हैं बाबा जी हस्तक्षेप क्यों करते हैं, तो ये भी जवाब देना सबको। बोले राम जी ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया? कहां जाकर के? लंका में जाकर के, दूसरे के राज्य में जाके हस्तक्षेप कर दिया। हम तो अपने राज्य में कर रहे हैं। ये देश हमारा है या विदेशियों का है? तो ये देश केवल एक राजनीतिक पार्टी या केंद्र सरकार का है या हमारा है? तो देश को अच्छा करना यह हमारा कर्तव्य नहीं है? देश से यदि लूट है तो इसको बचाना क्या हमारा धर्म नहीं है? अब दो रास्ते हैं, एक आंदोलन का और दूसरा सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का। इस आंदोलन को परिवर्तन में तब्दील करना है। आंदोलन को किस में तब्दील करना है? और परिवर्तन में तभी तब्दील होगा जब या तो ये सरकार करेगी और नहीं तो इसका क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार। क्या करना पड़ेगा इसका? सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? बहिष्कार। कैसा है? राजनैतिक और सामाजिक। राजनैतिक और सामाजिक बहिष्कार किसका? उन पार्टियों का जो देश को लूट रही हैं। सामाजिक बहिष्कार क्या है? उनको किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाना। तो 9 अगस्त के बाद यदि सरकार ने हमारे आंदोलन की शर्तों को नहीं माना तो बहिष्कार के रास्ते पर जाएगा पूरा हिंदुस्तान। कोई इनको अपने फंक्शनों में, कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों इनको ना बुलाए, और कोई भी राजनेता कार्यक्रम रखते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हमारे इन आंदोलनों का समर्थन नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लोग उनका सामाजिक। हमारे जिला में तब घुसोगे जब काला धन देश को दिलाओगे, भ्रष्टाचार मिटाओगे, इस साम्राज्यवादी व्यवस्था को खत्म करोगे। सभा में, शादी में, अपने गांव में घुसने से, अपने तहसील में घुसने से, शहर बड़ा होता है उधर घुस जाएंगे कहीं कहीं। शहर थोड़ा बड़ा होता है ना, उधर के लोग वैसे भी थोड़े व्यस्त रहते हैं, तहसील तक तो बहिष्कार हो ही जाएगा। और कुछ कुछ तो जिले में भी बड़े मजबूत लोग हैं। तो भाई इनको अपने गांव में नहीं घुसने देना, किसी सभा में नहीं बुलाना, शादी ब्याह में नहीं बुलाना, इनको अपने तहसील में नहीं घुसने देना। और ये कोई भी फंक्शन रखें, ये कोई भी सभा करें, उसमें जाना नहीं। दलित को बुलाएं, वनवासी, आदिवासी, वाल्मीकि, किसान, कोई भी हिंदू मुसलमान इनकी सभाओं में नहीं जाएं। क्या करेंगे? इनका बहिष्कार। सामाजिक। और चुनाव के समय, चुनाव के समय इनको वोट नहीं देना। फिर किसको देना? जो किसको देना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए फिर एक भारतीय राजनीति सही दिशा में जाएगी तो हिंदुस्तान बचेगा। अब समझ में आई कुछ बात? इनको तो हराना, लेकिन किनको जिताना? वोट नहीं देना, इनको हराना है। और किसको जिताना है? जो हमारे मुद्दों के साथ पूरी तरह से सहमत होंगे। और सहमत खाली जो हमारे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, इन्हीं से, राजनीतिक मुद्दों से ही सहमत नहीं होंगे, साथ में खुद भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग सहमति दिखा देंगे वोट लेने के लिए। जो हमारे मुद्दों में पूर्ण सहमत होंगे और जितने भी आज तक सत्ता में रहे ना, एक बोले बाबा इनका पता कैसे लगाओगे? मैंने कहा एक तरफा जो भी आज तक बड़े ओहदों पर रहे, इन सबका नार्को टेस्ट करा दो। अच्छों का भी करा दो, बुरों का। अच्छे बोलेंगे मैंने सड़क बनवाई, और दूसरे बोलेंगे हमने कमीशन खाया। अच्छे बोलेंगे हमने इस देश के लिए विकास के काम किए, बुरे कहेंगे हमने तो घोटाले किए।
2G घोटाला, कोयला घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला। अब तो घोटाले इतने हो गए, घोटाला चालीसा बनाना पड़ेगा। हैं? क्या बनाना पड़ेगा? घोटाला चालीसा बनाना पड़ेगा। घोटाला चालीसा से भी बात नहीं बनेगी, 40 से ज्यादा हो गए भाई। अब तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, घोटाला सहस्त्रनाम बनाना पड़ेगा। अब तो 100 से भी पार हो गए। घोटाला सहस्त्रनाम पुस्तक लिखनी पड़ेंगी अब नहीं। घोटाला चालीसा तो लिख दिया, लेकिन 40 में तो पूरे आते ही नहीं ना। तो लिख के लाए हो? लाओ घोटाला की चालीसा के लिए। ये तो पहले से काम तैयार करके लाए हैं। तो ये तो घोटाला चालीसा पहले से लिख करके ले आए, तो ये घोटाला चालीसा सुनाना पड़ेगा सब जगह। 1996 में ही हमने लिखा है। ये तो बहुत पुराना हो गया है, अभी इसको अपडेट करना पड़ेगा। 1996 के बाद तो बड़े घोटाले तो सारे छूट ही जाएंगे। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा? बुरे लोगों का बहिष्कार। और बहिष्कार कैसा? सामाजिक बहिष्कार। और अपने गांव में, अपने तहसील में जो हमारे मुद्दों का समर्थन ना करे, इसका मतलब वही चोर है। ईमानदार आदमी को हमारे मुद्दों का समर्थन करने में आपत्ति क्या है? उस एमपी को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने ही नहीं देना, उस जो अपने मुद्दों का समर्थन नहीं करे, इसका मतलब वही चोर है जो समर्थन नहीं कर रहा। हम कब कह रहे हैं कि भाई अपनी जमीन दे दो? हम उनसे और कुछ नहीं मांग रहे ना। हम नौकरी तो नहीं मांग रहे, हम उनसे उनकी जमीन तो नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं उनसे? हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहे कि तुम भाई कोई हमको दान दे दो। हम तो इतना कह रहे हैं देश का हक देश को दे दो। अब भाई देश का हक मांग रहे हैं ना, जो देश का हक नहीं देता, देश का हक देने के लिए जो तैयार नहीं है, इसका मतलब वो खुद ही भ्रष्टाचारी है, वो खुद ही काले धन वाला है। तो ये सब बातें सबको जाकर के बताना, गांव गांव में जाकर के, और लोगों को जगाना। फिर क्या करना? अब देखो, जो सबसे बड़ी बात है, अब उसको सुनो जरा गौर से और सबको बताना। अब जो जरूरत है, एक एक गली मोहल्ला गांव, मैं उसको 2 शब्दों में बोलूं, क्योंकि गांव और वार्ड से लेकर के, ग्राम सभा से लेकर के, वार्ड से लेकर के और लोकसभा तक पूरी राजनीति का ये पूरा चक्र है, और इस पूरे चक्रव्यूह को ठीक करना है। तो ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक हमने समर्थन अभियान भी चलाया। अब नीचे और ऊपर को पकड़ा है, बीच वाला तो क्योंकि सबको पकड़ेंगे तो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि कितने होते हैं? करीब 33 लाख जनप्रतिनिधि होते हैं इस डेमोक्रेसी में, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है। कितने? करीब 33 लाख प्रतिनिधि होते हैं, हाँ? और करीब ये जो 33 लाख जनप्रतिनिधि हैं, उनको यदि हमने ठीक से नहीं चुन करके भेजा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई बहनों, अब आप सुनो जरा, एक एक वार्ड में जाना। अब जिम्मेदारी ले लो, संगठन में 25 व्यक्ति बहुत हैं इस काम को करने के लिए। एक जिले में 25 व्यक्ति भी हों, एक एक तहसील में 5-5 व्यक्ति हों, एक जिले में 25 व्यक्ति हों, तो अपना काम चल जाएगा। 5 संगठन है अपने, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत। 5-5 आदमी भी ठीक से काम करें तो पूरा काम कैसे फैलेगा? 1 महीना अब केवल देश के लिए दो। मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, आपसे कितना मांग रहा हूं? खाली 1 महीना। 1 दिन में आप 4 गांव जा सकते हो। 1 दिन में कितना? और 10 दिन में, और 11 दिन में, 11-12 दिन में आप 50 गांव जा सकते हो ना। तो 11-12 दिन क्या देश के लिए नहीं निकल सकते? तो 11-12 वार्ड ले लो, या 11-12 गांव ले लो, और जो ज्यादा ही जज्बाती हैं चाहे वो 50 गांव ले लो।
50 गांव में 11 दिन लगेंगे, और 11 गांव में 2-2.5 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। जाकर के सबको पहले तो ये बताओ ये पूरा आंदोलन क्या है। देश के लोग समझना चाहते हैं इस आंदोलन से क्या मिलेगा, हमारे देश की ताकत क्या है, जनता की ताकत क्या है, कैसे हिंदुस्तान बचेगा और इसको बचाना क्यों जरूरी है, ये सब 9 अगस्त के आंदोलन से क्या मिलेगा, ये आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कुछ साम्राज्यवादी ताकतें देश को लूट रही है, ये सारे मुद्दे इसके अंदर हैं। तो जिनकी मेमोरी शार्प है, तेज है, वो तो याद कर लेना, और जिनको याद नहीं होता वो क्या करना, जाके पढ़ के सुना देना कि बाबा ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है ना। ठीक है, तो ये बाबा की चिट्ठी सबको सुनाना जाकर के। और जब सुनाओगे तो क्या होगा, सब लोगों को पता लगेगा अरे ये सारा काम तो होना ही चाहिए। तो सब लोगों से पहले सुनाना, उनको जाके बताना आंदोलन के बारे में। जब सब लोगों को पढ़ करके बताएंगे, सबको बताएंगे, सबको ये पढ़ करके सुनाएंगे, और जिनको भाषण देना आता है तो भाषण दे के बता देना, लेकिन ये बातें आनी चाहिए उसमें। तो ये सब बातें सुनाने के बाद, बताने के बाद, पढ़ाने के बाद फिर पूछना, बोलो भाई ये काम होना चाहिए कि नहीं, तो सारे देश के लोग क्या कहेंगे, बोलो। क्योंकि 99% लोग तो आज भी अच्छे, उनके भीतर आत्मा मरी नहीं, अभी जिंदा है। तो फिर बोलो भाई अब बोलो, तो आप इस आंदोलन का मोर्चा अपने गांव में संभालने के लिए तैयार हैं, तो वहां क्या बना दो, ग्राम आंदोलन समिति। और बोलो भाई अब इस गांव के आंदोलन समिति का आपके गांव में नेतृत्व कौन करेगा, उसको संयोजक बना दो, गांव वाले अपने आप ही बता देंगे। फिर एक सह संयोजक बना दो और बाकी सबके सदस्यों में नाम लिख लो, तो बन गई ग्राम आंदोलन, उसका संयोजक बन गया, उसके सदस्य बन गए। टारगेट क्या देना, करना क्या है, वही समिति को बना करके। अब बोलो 9 अगस्त को दिल्ली में आना है, जो रेल से आ सकते रेल से, जो बस से आ सकते बस से, जो कुछ तो ऐसे जुनूनी है साइकिल से आ सकते हैं साइकिल से। और बोले भाई जिनके पास में अपनी कार है ना, तो बोले भाई भारत माता को बचाने के लिए अब एक तीर्थ है, जैसे हम यात्रा करते हैं ना, तीर्थ यात्रा, तो अब भारत माता को बचाने के लिए अब उसकी राजधानी दिल्ली है, तो ये भारत माता की तीर्थ यात्रा है। हमने बहुत 4 धाम के तीर्थ कर लिए, हमने बहुत मक्का मदीना के, काशी मथुरा हरिद्वार के तीर्थ कर लिए, अब तो एक तीर्थ देश के नाम। निकलो घर से बाहर, आओ देश बचाना है, दिल्ली जाना है, चलो दिल्ली जाना है, देश काला धन भ्रष्टाचार, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो तीर्थ 1000 लाख करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था, जो जिस पर साम्राज्यवादी लोगों का कब्जा है, उसमें आम लोगों को उनका हक मिल जाए, कोई इससे बड़ी तीर्थ यात्रा हो सकती है कि पूरा भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक जो फैला है मिट जाए। फिर क्या करना, फिर उनको कंटिन्यूस संपर्क में रहना, जो संयोजक सह संयोजक है उनके नंबर लेके रखना गांव के 5-7 लोगों के, फिर उसमें ही पूछना, बोले भाई आप में से गांव में कोई योग जानता है, तो कोई गांव हिंदुस्तान का ऐसा नहीं जहां पर योग, तो वहां पर योग की कक्षा शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा, सब योगी बनेंगे। जब तक आदमी अच्छा नहीं बनेगा, जब तक इंसान अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा हिंदुस्तान बन ही नहीं सकता, और अच्छा इंसान बनेगा योग से, अध्यात्म से। तो योग की कक्षा चालू हो गई, 4 काम हो गए। पहला जाके लोगों को बताना, जगाना, दूसरा काम आंदोलन समिति बनाना, तीसरा काम दिल्ली जाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करना, उनको उसके लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना, चौथा काम बोलो योग कक्षा लगाना, और पांचवा काम वो इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहें। इसलिए योग संदेश पत्रिका, बोले भाई गांव में 2-4 आदमी पत्रिका की सदस्य बन जाओ, जिससे कि आप अपडेट रहना जरूरी है ना। यदि अपडेट नहीं रहेंगे, यदि निरंतर जानकारी नहीं रहेगी, तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा। उनको बोलो आस्था देखो, संस्कार देखो, शाम को सुबह योग करो, आस्था टीवी देखा करो, शाम को आस्था संस्कार देखा करो, आश्रम की वेबसाइट के बारे में सबको बताओ, योग पीठ का जो योगदान है देश के लिए, दुनिया के लिए, उसके बारे में बताओ, अपनी सेवाओं के बारे में बताओ। तो बोलो पहले काम को ठीक से बांटो, फिर उसका ठीक से निरीक्षण करो, रिपोर्टिंग करो, उसका निरंतर उसके अंदर कंटिन्यूटी में उसके साथ में संपर्क रखो,
तो और बाद में 5-7 गांव के लोगों को इकट्ठा करके सेकंड फेज में ट्रेनिंग चालू कर दो उनकी। तो 5 संगठनों का मुख्य काम, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का काम है अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना, फिर उनको भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत के माध्यम से आंदोलन के लिए लगाना। तो ऐसे ये जो पूरी प्रक्रिया है काम करने की, इसको समझना है, सबको समझाना है, लोगों को जाकर के बताना है। देखो, जो भी परिवर्तन के काम में लगे हुए कार्यकर्ता है ना, उनको बोलना भी अच्छा आना चाहिए। और बोलने के लिए 4-5 टिप्स देता हूं। एक तो बात कहने के लिए आपको संबोधन आना चाहिए। हा? जैसे आपने संबोधन किया, श्रद्धामयी माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, देश का भविष्य जिनको बनाना है, जिनको अपने हाथों से एक नया भारत बनाना है, वो मेरे देश के जवान, मेरे हम उम्र भाई बहनों। और इस भ्रष्टाचार की पीड़ा में, इस काले धन की आग में जल रहा मेरा पूरा वतन, और उस वतन के मेरे सभी आर्यपुत्र ऋषिपुत्र, भारत माता की संतान भाई बहनों, आपके साथ में अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। फिर अपना विषय रखो, शब्दों का चयन ठीक से करो, अपनी बात को आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बोलो, उसको याद करो, कुछ आंकड़ों को, शब्दों का चयन ठीक से करो, विषय का क्रम ठीक से रखो, इतिहास के उसमें परिप्रेक्ष्य दो, और श्रोताओं का बौद्धिक स्तर देख करके उसी तरह की बातें, उसी तरह की भाषा में बात करो। वो यदि ग्रामीण भाषा जानते हैं तो ग्रामीण भाषा में बात करो, अपने गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भाषा जानते हो उसमें बात करो, उसमें वर्तमान, भविष्य और अतीत को जोड़ करके और क्या हमें करना है वो सब उसके अंदर समाहित करो। ऐसे इस पूरे आंदोलन के लिए आप सब भाई बहन काम कर रहे हैं। यहां पर भी अभी सब कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि सांसदों से समर्थन पत्र लेना है काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि करीब 9 सांसदों ने यहां पर उस पर हस्ताक्षर करके दे दिया है। ऐसे 400 से ज्यादा सांसदों का इसमें समर्थन पत्र लेना है इसके लिए, क्योंकि अभी पूरा बिहार, तो अभी भागलपुर 2 जगह बैठक रखी है, वो आनी बाकी है। तो अभी यहां पर काफी सांसदों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दिए हैं। एक बार उन सब का भी अभिनंदन जिन्होंने साथ दिया। ग्राम समितियां 2312 बन चुकी हैं, हस्ताक्षर भी काफी आ चुके हैं, दिल्ली जाने के लिए भी हजारों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी तैयारी और चल रही है। अभी करीब 2674 लोगों ने तैयारी की है। एक व्यक्ति 10 दिन में 1000 लोगों को तैयार कर सकता है। जब जब कोई बड़ा परिवर्तन का आंदोलन चला है तो उसमें बिहार की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो या जयप्रकाश जी की क्रांति हो। तो इस बार भी जो 9 अगस्त की क्रांति है उसमें 1 लाख से ज्यादा बिहार के लोगों की भागीदारी होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपको बड़ी भूमिका निभानी है, ये छोटा काम नहीं है। हस्ताक्षर अभियान में, समर्थन पत्र में जो हस्ताक्षर का अभियान है, इसमें प्रथम चरण तो राजी राजी का है और दूसरा चरण उसमें आंदोलन का होगा। उनके घरों के बाहर धरना, हड़ताल, प्रदर्शन कुछ करेंगे दूसरे चरण में। सुनो, अब पूरे प्रदेश में बहुत सुंदर काम चल रहा है और अब इसको बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत है। अभी बात जहां तक पहुंची है वहीं तक से संतुष्ट नहीं रहना है। यह आंदोलन बहुत बड़ा है। एक एक जिले में, एक एक तहसील में यह आंदोलन अब खड़ा हो चुका है और अब गांव गांव तक इसको लेकर के जाना है। बड़ी भूमिका निभानी है सबको। और मैंने कहा गांव के लोगों को अपडेट रखने के लिए योग संदेश एक एक गांव में 2-2, 5-5 जरूर, 5-11 लोगों को सदस्य बना दो। सब तन मन धन से जुड़ना चाहते हैं। अब इस आंदोलन को बहुत दूर तक ले जाना है। अभी मंडल स्तर पर जो कार्य हो रहा है, मंडल प्रभारियों से जो जिले की अंदर सेवा का और आंदोलन का जो कार्य चल रहा है उसका प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे आकर के मंडल प्रभारी। उसके लिए भाई अजीत जी उनको आमंत्रित करेंगे। भाई अजीत जी बहुत ही निष्ठा के साथ आप सबके सहयोग से हमारे सभी कार्यकर्ता, सदस्य, संरक्षक जो एक एक जिले में बहुत समर्पण के साथ इस पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए हैं
उन सब की ताकत की बदौलत आज बिहार में संगठन बहुत बड़े रूप में खड़ा हो चुका है। उसमें भाई अजीत जी की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बार उनका सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ओम महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए पूरा बिहार 9 मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें से 5 मंडल आज यहां बैठक हो रही है। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, कैमूर और नालंदा। सबसे पहले मैं भाई सुधीर जी का जो मंडल प्रभारी मुजफ्फरपुर हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। भाई सुधीर कुमार जी। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा सशत नमन। अभी जो मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा हूं, ये हमारे अंडर में 3 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और तीनों जिलों में हमारे भाई और बहनों रात दिन एक करके पूरे पंचायतों में लगभग 90% में इन्होंने समिति बना लिया है। साथ ही गांव-गांव में जा जाके हमारे सीतामढ़ी से हमारे विजय जी हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे ज़्यादा योग की कक्षा अगर मानी जाए तो सीतामढ़ी में विधिवत चल रही है। साथ ही मुजफ्फरपुर में परम पूज्य स्वामी जी वहाँ आ चुके हैं। वहाँ योग की कक्षा के साथ साथ करीब 1834 गांव है, जिसमें से हम आधा गांव में समितियां बन चुकी है। आंदोलन समिति भी हर गांव में बन रही है और कम से कम 95% पंचायतों में मेरा समितियां जो हस्ताक्षर का अभियान था वो हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा देन है तो हमारी बहन को। मुजफ्फरपुर में हमारी बहन, बहुत सारी बहन है जो दिन के दिन नहीं, रात के रात नहीं, धूप का धूप नहीं, पानी का पानी नहीं, देख के रात दिन एक यही हुए। साथ ही एक छोटा सा जिला शिवहर है, उसमें भी कुछ भाइयों ने 3 दिन के अंदर करीब 55 पंचायत है, जिसमें से 30 पंचायत में हस्ताक्षर हो चुका है। सभी साधकों को मेरा ओम। अब मैं पटना के मंडल प्रभारी भाई अजय जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से भाई अजय जी का अभिवादन। ओम। स्वामी जी को सत सत नमन। यहाँ आए हुए जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, आप लोगों को वंदन और अभिनंदन। स्वामी जी 5 जिला का कार्य हम पर सौंपा हुआ है, जिसमें अरवल, गया, जहानाबाद, पटना और वैशाली 5 जिलों की पंचायत की संख्या 1091 है। इसमें से 334 ग्राम समिति तैयार हो चुकी है। अभी तक दिल्ली जाने वालों की संख्या 607 पर है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी जैसा आपने आदेश दिया है 12,000 की संख्या यहां से जाएगी। हस्ताक्षर पंचायत स्तर पर 738 का हो चुका है। आंदोलन समिति का गठन 40% अभी तक हो चुका है। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन है सबको। ऐसे ही जो आज लक्ष्य दिया है ना, तो प्रतिबद्धता सबको ही लेके जानी है, खाली ये मंडल प्रभारियों के लिए नहीं कह रहा हूं। कि जो आज हमें लक्ष्य दिया है 9 अगस्त के लिए और संगठन के विस्तार के लिए, उसमें चाहे हमें कितना ही वक्त लगे, अभी तो पूरे वेग से उधर बढ़ना ही है। और उस लक्ष्य में को पाने के लिए हमें अनुपालन करना है। संकल्पित होकर के जाएंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अब तीसरा मंडल है हमारा कैमूर, जिसको शाहबाद मंडल के नाम से जानते हैं हम सब। इसमें 5 जिले हैं और इस 5 जिले का दायित्व भाई डॉक्टर पंकज पांडे जी देखते हैं। तो मैं भाई पंकज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से भाई पंकज पांडे जी का स्वागत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य
स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी गुरु बंधुओं का शाहाबाद मंडल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। शाहाबाद मंडल में कुल 5 जिले हैं। 5 जिलों में वैसे तो लगभग सभी नक्सल प्रभावित जिले हैं, बावजूद इसके हमारे जिले में जितने हमारे गुरु बंधु हैं, जितने हमारे गुरु भाई हैं, दिन रात एक करके जहाँ के प्रशासन, पुलिस वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं देते, वैसे जगहों पर भी हमारे गुरु बंधु, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे मतलब हर तरीके से जुड़े हुए भाइयों ने एक गांव का लगभग भ्रमण किया है। कैमूर जिले में 151 पंचायतों में लगभग हर जगह भ्रमण किया जा चुका है। 114 हस्ताक्षर के प्रति उपलब्ध हैं अभी हमारे पास में, और 78 ग्राम समिति बन गई है। आरा में 228 पंचायतों की संख्या है, जिसमें करीब 87 से लेकर के 90 तक की समिति बन चुकी है। 120 समिति बन चुकी है। औरंगाबाद थोड़ा विशेष नक्सल प्रभावित है, थोड़ा यहाँ कार्य मंद गति से चल रहा है, बावजूद इसके यहाँ भी बहुत अच्छी संख्या है और 153 हस्ताक्षर की प्रति और लगभग 55 समितियाँ बन चुकी हैं। रोहतास, जिसका साक्ष्य अभी आप लोगों ने देखा, परम पूज्य ने भी बहुत तारीफ की। बड़े ऊर्जावान हमारे गुरुबंधु हैं वहाँ। मैं स्वामी जी से आग्रह करूँगा कि एक बार, हमारे मंडल में अभी तक स्वामी जी के चरण नहीं पढ़ पाए हैं, एक बार एक कार्यक्रम जरूर निर्धारित करें, वहाँ के लोगों को और ऊर्जा शक्ति मिलेगी। रोहतास 224 पंचायत हैं, 224 में से हस्ताक्षर तो 200-250 के लगभग है और 158 ग्राम समिति बन चुकी है। इसके अलावे 64 योग कक्षाएं चल रही हैं और शहरी क्षेत्र में लगभग सभी जिलों में 20 से 25 योग कक्षाएं चल रही हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद में बेतिया मंडल के मंडल प्रभारी के रूप में भाई कृष्ण मोहन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन, चरण स्पर्श। बेतिया मंडल, इसके अंतर्गत 5 जिले हैं: छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। 5 जिलों में आंदोलन समितियों का गठन हो चुका है। ग्राम स्तर तक गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस मंडल में पंचायतों की कुल संख्या है 1522। इनमें से 898 पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए संपर्क कर चुके हैं और 898 पंचायतों से सहमति पत्र हस्ताक्षरित होकर के प्राप्त हो गए हैं। सांसदों से सहमति पत्र प्राप्त किए गए हैं और 3 सांसदों के सहमति पत्र प्राप्त हो गए हैं, जिनमें से बेतिया के सांसद संजय जायसवाल जी का सहमति पत्र यहां प्राप्त भी है, मेरे साथ यहां उपलब्ध है। हमारे यहां से दिल्ली जाने वाले जिन कार्यकर्ताओं का रिजर्वेशन हो गया है, 5 जिला से मिलके 469 कार्यकर्ता अभी तक दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेकर के जाएं। विशेष करके गोपालगंज में बहुत बढ़िया काम है,
छपरा में पहले से बहुत अच्छा काम रहा है और इधर जब से स्वदेशी का आंदोलन चला है फिर से वहां काम अच्छा हो रहा है। सिवान का काम भी ठीक ठाक है। पूर्वी चंपारण में भी काम अच्छा है। पश्चिम चंपारण में भी प्रखंडों की समितियां बन गई है और गांवों में संपर्क करके ग्राम की आंदोलन समितियां बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से ये पांचों जिले आंदोलन की दृष्टि से बहुत ही सजग हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का जो क्रम है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, ये पूरे मंडल में सभी जिलों में लगातार चल रहे हैं। और इस बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इनमें से कुछ प्रशिक्षण शिविरों में अपने कर्मठ प्रांत प्रभारी माननीय श्री अजीत जी स्वयं उपस्थित रह करके 1 दिन 2 दिन और कहीं कहीं 3-3 दिन रह करके इन्होंने प्रशिक्षण दिया है और बहुत ही अच्छी गति से प्रशिक्षण का कार्य वहां चल रहा है। इसके साथ ही सदस्यता की गति भी बहुत तेज गति से अभी चलाई जा रही है। और हमारे केवल जैसे पश्चिम चंपारण जिले में अगर आप साधारण सदस्यों को गिने तो उनकी संख्या 8 से 8.5 हजार है केवल एक जिले में। पूर्वी चंपारण में साधारण सदस्यों की संख्या जो इस सत्र में बनाई गई है वह 1000 से अधिक है। तो इस तरह से अभी सदस्यता का क्रम इस मंडल में बहुत ही तेज गति से चल रहा है और इस गति से दान संग्रह का कार्य भी चल रहा है। और पूरे जज्बा के साथ, पूरे जोश के साथ हम अपने सब गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ मिल करके और भारत के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के पूज्य स्वामी जी के इस संकल्प को पूरा करने में बेतिया मंडल की ओर से लग करके जुट करके काम कर रहे हैं। आगे भी करेंगे। यह परमात्मा का कार्य है और अवश्य सफल होगा, यह पूर्ण विश्वास हम सबको है। पूज्य स्वामी जी को सत सत नमन। भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय रामजी बाबू नालंदा के मंडल प्रभारी को आमंत्रित करता हूं। फिर जोरदार ताली से आदरणीय रामजी बाबू का स्वागत करता हूं। मैं अब नालंदा मंडल की ओर से अपना प्रतिवेदन देने जा रहा हूं। नालंदा मंडल में 4 जिला है, नालंदा, नवादा, जमुई और शेखपुरा, जिसमें एक जिला शेखपुरा वो कट करके चला गया है कल होने वाले भागलपुर के बैठक में। इसमें से मैं नालंदा जिला का प्रतिवेदन सर्वप्रथम बता रहा हूं। इसमें कुल मिलाकर के 296 पंचायत हैं, जिसमें हस्ताक्षर अभी तक 144 हो चुका है, लगभग 49%। और इस जिले में दिल्ली जाने वालों में अभी तक रिजर्वेशन तो मात्र 70 कराया है, लेकिन जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी का आदेश मिला है और यह प्रतिवेदन भी 2 दिन पहले का है, मैं समझता हूं यहां से लगभग 1000 से ज्यादा लोग जाएंगे। इसके बाद दूसरा जिला है नवादा। नवादा में 187 पंचायत है। इसमें 175 का सिग्नेचर हो चुका है और यहां पर एक सांसद भी सिग्नेचर कर चुके हैं। तो ये रहा नवादा का प्रतिवेदन। जमुई जिला जो कि इसमें कुल मिलाकर के 153 पंचायत हैं और जिसमें 140 पंचायतों में कार्य हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा प्रतिशत इनका रहा है, लगभग 90% कार्य हो चुका है। इस प्रकार 3 जिलों में कुल मिलाकर के 936 पंचायत हैं, जिसमें कि 459 पंचायतों में काम हो चुका है। और मैं समझता हूं तीनों जिले से कम लगभग 4 से 5 हजार के लगभग लोग जाएंगे।